नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज इस खास चर्चा में बात संसद के विशेष सत्र की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में संबोधन के दौरान बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बिल को लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। जनगणना की प्रक्रिया 2 हिस्सों में होती है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान देखिए सामने आया है। 3 बेहद अहम और ऐतिहासिक बिल आज लोकसभा में पेश किए गए और इस पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि जनगणना की प्रक्रिया 2 हिस्सों में होती है और साथ ही जो परिसीमन को लेकर विपक्ष हमलावर था उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा ना होने वाली। तो संसद के विशेष सत्र में आज पेश हुए ऐतिहासिक बिल 131वां संशोधन कानून जो आज लोकसभा में पेश हुआ। सरकार इस बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बता रही है। आज लोकसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष से इसके लिए एकजुटता की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि इसका सरकार को श्रेय नहीं चाहिए, श्रेय भी पूरा का पूरा विपक्ष रख ले। वहीं विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने बड़ा पलटवार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर सकता, इसीलिए विपक्ष कोई ना कोई तकनीकी पहलू लाकर इसमें अड़ंगा लगाता रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों को आश्वस्त भी किया कि परिसीमन के बाद किसी राज्य के साथ भेदभाव बेईमानी नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ क्रेडिट की होड़ मची है, दूसरी तरफ परिसीमन पर सियासी शोर। अगर सरकार की मंशा लोकतंत्र में बढ़े महिलाओं की भागीदारी, तो फिर आखिर क्यों है महिला आरक्षण पर परिसीमन का कलेश भारी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जब 50% हुआ है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रासरूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा।
लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, आरक्षण के साथ साथ। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वही मैं कह रहा हूं। ओके सर, लेकिन विमेन रिजर्वेशन को लेकर कहीं ना कहीं मैसेज ये ना जाए कि ऑपोजिशन जो है इसका विरोध। जब 2010 में महिला रिजर्वेशन का इन्होंने विरोध किया था राज्यसभा में, बीजेपी ने। अरे 2010 में इन्होंने विरोध किया था, बिल के खिलाफ वोट दिया था बीजेपी ने राज्यसभा में। हम तो उसको पूरा खिलाफ है। सब विरोधी दल इसको विरोध कर रहे हैं। हम वोट भी देंगे इसके खिलाफ, देखेंगे क्या होता है। अभी तक सरकार क्या चाहता है ये साफ नहीं है, लेकिन ये खराब प्लान है। साउथ इंडियन स्टेट्स इसे नुकसान में पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि वो लोग आने के बाद 3000 रुपए देंगे महिलाओं को। ये सब बोगस बात, ये जुमला है। सब चुनाव के पहले वो बोलते हैं, पहले क्यों नहीं बोला, अभी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, विमेन बिल अपने आप में एक अच्छी सोच है और हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को संसद में अधिकार पूर्वक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक जेंडर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन विमेन बिल लाने के नाम पर जो ये सीटों का पूरा स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है, वो भारत की डेमोग्राफी के खिलाफ से, मतलब डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत खिलाफत है हमारी। क्योंकि मोदी जी के अब ये ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी इलाके से, किसी विधानसभा में, किसी बूथ से, किसी मोहल्ले से वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वहाँ वोट कटवा देते हैं ले जाके। 80 लाख वोट कटवाना, 90 लाख वोट कटवाना, 27 लाख लोगों को वोट ना करने देना, ये मोदी जी ने नया ट्रेंड अपना लिया है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, ये मोदी धान में है। मोदी जी का अपना विधान बना लिया इन्होंने। तो मोदी जी के इस विधान में इन्होंने व्यवस्था कर ली है कि जिस जगह चुनाव ना जीत पाओ वहाँ वोट कटवा दो।
तो देखिए, जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि ये जो बिल आज पेश हुआ है ये ऐतिहासिक कदम है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में, मोदी सरकार का एक बड़ा कदम, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। इस वक्त महिला सशक्तिकरण बनाम जो परिसीमन है उसकी लड़ाई एक तरीके से देखने को मिल रही है। परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष बयानबाजी जोरों शोरों से कर रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष का दावा है कि वो महिला आरक्षण के फेवर में है, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में 33% आरक्षण की आड़ में सरकार सीटें काटने की साजिश रच रही है। दक्षिण के राज्यों ने ऐलान भी कर दिया है आंदोलन का। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। अनीता सहगल जी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत अनीता सहगल जी आपका। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का। शुरुआत अनीता सहगल जी आप ही के साथ, क्योंकि देखिए आज एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत बड़ी पहल इसको माना जा रहा है, ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार का, लेकिन बावजूद इसके सियासत जारी है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, जिसके लिए दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं ये किसी से नहीं छिपा है। क्या लगता है कितना बड़ा मील का पत्थर ये बिल साबित होगा? देखिए, ये पत्थर मील का है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए 2023 से ये जो अधिनियम जो पारित हुआ है 1/3 महिलाओं के आरक्षण के लिए, यानी कि 33% के लिए, तो वो अभी तक कहा जाए तो वो जबली जो है नहीं ले पाया है, रूप नहीं ले पाया है। और रूप लेते लेते वो इतना टाइम हो गया, क्यों? क्योंकि जो कोरोना आ गया, जनगणना नहीं हो पाई, वो स्थगित कर दी गई। और वो जनगणना अब जो स्टार्ट हुई है और उसको लेके आज ये जो अधिनियम हुआ है कि महिला आरक्षण जो कानून है कि मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कब से चलता चला आ रहा है, और आज उसके ऊपर जो 3 संशोधन वाले जो अधिनियम लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। महिलाओं को शुरू से कहता आया है, हर समाज कहता हुआ है, हर बंदा कहता हुआ है, हर पार्टी कहती है कि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर से कंधा मिला के चल रही हैं। अब वो वक्त नहीं है जबकि चांद पे भी पहुंच गई हैं, मंगल पे भी पहुंच गई हैं, और हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, पानी के नीचे है, पाताल के ऊपर है, तब भी उसके बावजूद भी खाली 33% है। और 33% को ही लेके आज जो है इतनी बड़ा मुद्दा हमारे संसद में उठा गया है, जिसके लिए इतनी बवालबाजी, जैसे कि अभी आपने बताया कि सभी लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, पक्ष वाले भी और विपक्ष वाले भी, और कहानी वही की वही है। और कब ये जुमली आला पहनेगा ये नहीं समझ में आ पा रहा है। तो मैं डॉक्टर अनीता सहगल, जो कि एक समाज के हर जन की तरफ से एक समाज सेविका के रूप में हूँ, जो कि एक आम जनता की बात आप तक पहुंचाती है, ना कि पक्ष की और ना कि विपक्ष की और ना आपकी। तो मेरा ये इन महिलाओं के माध्यम से ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जबकि अगर मुद्दा होता है, अगर आपको करना है कि आप हर बात में हम लोगों को कहते हैं कि हम बराबर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग तो गृहस्थी छोड़ के 1 किलो आटा मलने के बावजूद भी फाइलें संभाल लेते हैं, तो ये 50% हो तो बात समझ में आती है ना कि हाँ चलिए आपने बड़ी बात आप कह रही हैं कि हमें 33% नहीं मंजूर है, ये तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल, 33 से अगर 50% होता तो ये मुद्दा उठता, तो चलिए हम लोग भी सुनते कि हाँ चलिए इसमें बात बहस हो रही है। लेकिन 33% वो तो कब से चला आ रहा है। लेकिन बड़ी बात ये भी तो है कि बहस आज हो रही है इतने सालों के बाद, आजादी के इतने साल बीत गए, लेकिन आज तक अगर बात की जाए महिलाओं के भूमिका की, खास तौर से लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, तो वो बहुत कम देखने को मिलती है। वो नेग्लेजिबल देखा जाए तो नकारात्मक के रूप में भी 33% क्या होता है। और आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी जो कि ऑनलाइन है, जो कि हमारी कहां से कहां पहुंच गई है, हमारी जो है सोशल मीडिया कहां से कहां पहुंच गया। और देखा जाए तो महिलाएं क्या वहीं से वहीं हैं, गांव में भी वही 33% है, समाज में भी है, शहरों में भी है। तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई से हमारे आगे बढ़ने से क्या फायदा होता है सोशल मीडिया में? क्यों हम लोग आगे से इतना बढ़ रहे हैं? अरे 50% होता, हम महिलाओं की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी, अगर 50% होता, उस पे अगर इस तरीके की बात होती तो हम लोगों को भी लगता कि हाँ चलिए किसी ने जिर है। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। अनीता सहगल जी कह रही हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है जी, ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है 33% आरक्षण, 50% होना चाहिए था, और इसको अमली जामा कब पहनाया जाएगा? क्या कितनी आश्वस्त हैं आप कि कल जब वोटिंग होगी तो ये बिल
पास हो जाएगा भारी विरोध के बीच? हाँ दीदी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल पास होगा, क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं विपक्षी विरोध तो कर रही हैं, लेकिन खुल्लम-खुल्ला विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि सबको महिलाओं के वोट भी चाहिए जी। तो इस वजह से वो खुल्लम-खुल्ला विरोध तो नहीं करेगी। हाँ ये है कि अड़चने लगा सकती, जैसे 20 साल से लगाते चले आ रहे हैं, पहले भी बिल पास हुआ तभी अड़चने लगाई, अभी भी अड़चने लगा रहे हैं कि मतगणना लेकिन कराओ, परिसीमन का तो विरोध कर रही है ना विपक्षी पार्टियां। मेरी बात ऐसे महिला आरक्षण बिल के पास है, परिसीमन तो हो जाएगा, वो सबका होगा। खाली ऐसा तो है नहीं कि महिला का पुरुष का, वो तो एक जनगणना जब होगी तो सारी होगी, उसमें बाद में दायरा देगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पंचायतों में, हमारे नगर निगम में महिलाएं बहुत अध्यक्ष बन के आई हैं, मेयर बन के आई हैं और अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, सबसे बात है अच्छा काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम अच्छा नहीं कर रही है। एक महिला अपना घर संभालते हुए आज जॉब पे भी करती है, बाहर जाती है, बच्चों को भी देखती है, सब करती है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट। मैं कहती हूँ मैनेजमेंट इतना अच्छा महिला संभाल सकती है, उतना अच्छा पुरुष नहीं संभाल सकता। ठीक है, बड़ी बात आप कह रही हैं, मैनेजमेंट जितना अच्छा महिला कर सकती है। लेकिन अनीता सहगल जी भी, क्योंकि इन्होंने पंचायतों की बात कर दी, क्या ये नहीं लगता कि पंचायत में तो एक प्रधानपति की भूमिका जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के परिवेश में भी? आज के दौर ग्रामीण परिवेश की भी बात की जाए तो वहां पर महिलाएं केवल कागजी तौर पर प्रधान हैं, जो कामकाज संभाल रहे हैं वो उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं। अधिकतर गाँवों की ये तस्वीर है, अधिकतर पंचायत। एक बात मैं कहूँ, ये बात आपकी जो है मैं मानने को तैयार हूँ कि प्रधानपति की, लेकिन इस समय नहीं। वो शुरू में जब आई थी महिलाएं, शुरू में जब एकदम से हुआ था तो एकदम से महिलाओं को समझ नहीं है कि इसका राजनीति में कैसे करना है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे समय में बहुत ही जल्दी सब सीख लिया। और आज आप देखिए, चाहे सभासद हो चाहे प्रधान हो, महिला सब खुद अपना निर्णय लेती है, खुद करती है, उनके कहीं ऐसा नहीं पति सामने आ रहा। बीच स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा हादसा हुआ है, 2-4 जगह आए हैं लोगों का प्रधानपति है या आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं, आज आप देखिए सदन में भी कह दिया गया है कि जो सभासद है वही आएगा, उसका पति नहीं आएगा। जब सदन होगा तो वही आएंगे, तो सदन में भी वही आती है, निर्णय भी वही लेती हैं। देखिए अब समाज पढ़ा लिखा हो गया। अब ठीक है, अनीता सहगल जी देखिए, क्या कहेंगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज समाज पढ़ा लिखा हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि पहले समाज पढ़ा लिखा नहीं था। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी आपकी बात से भी सहमत हूँ और आज के समाज से भी सहमत हूँ और आज की इन बातों से भी सहमत हूँ, क्योंकि जब बात चलती है गांव से, तो जैसे आपने कहा कि प्रधान की बात है कि वहां पे पुरुष प्रधान की बात होती है कि प्रधान हमारा पुरुष होता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं, जान के भी खुशी होती है और देख के भी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से हूँ, कि जहाँ पे आज महिलाएं आंगनवाड़ी की महिलाओं को देखिए, लखपति बहनों को देखिए, मतलब कि कहां से कहां पहुंच गई हैं, वो अपना डिसीजन ले रही हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी पूरा वो गांव संभाल रही हैं, मतलब कि हर तरह से, बिजली के बिल से लेके, बैंक से लेके और हर महिलाओं को। उसके बावजूद भी मेरा ये कहने का मतलब है कि औरतों के, महिलाओं की इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी आज हम वहीं पे रुके हुए हैं जहाँ पे हम 2023 से पहले रुके हुए थे, यानी कि 33% पे। तो इसलिए हम लोगों को सब कुछ मंजूर है, लेकिन थोड़ा सा तो आगे बढ़ के, क्योंकि हर हमेशा हम लोगों को 50% करा जाए तो बात होती है जनगणना भी कैसी हो। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, 50-50 वाली होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी। जैसे कि अभी आपने दीदी जी बताया कि जनगणना होने वाली है। जनगणना में क्या है कि देखिए, जनसंख्या अपने आप इतनी जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है, आगे आने वाले इलेक्शन के टाइम तक और भी बढ़ जाएगी। तो जो सीटें बढ़ रही है वो वाजिब है, लेकिन उन वाजिब बात को महिलाओं के माध्यम से संपूर्ण करा जाए, ना कि 33% से। अगर 50% से करा जाएगा तो मैं लिख के दे सकती हूँ, जो प्लानिंग जिस तरह से एक महिला अपने दिमाग से कर सकती है, क्योंकि एक महिला ही है जो एक बार में 50 काम कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप अनीता सहगल जी। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि सोसाइटल पर्सपेक्टिव को भी बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी क्या बनेगी, पायलट बन जाएगी मंजूर है, बेटी डॉक्टर बन जाएगी मंजूर है, DMIS बन जाएगी मंजूर है, टीचर बन जाएगी मंजूर है, लेकिन जहां ये बात आती है कि बिटिया जो है वो नेता बनेगी, पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी, सांसद बनेगी, विधायक बनेगी, ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मंजूर नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि समाज हमारा पढ़ा लिखा है, तो हमारे परिवार वालों को भी आंखें खोलनी पड़ेगी कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने से ही हमारी इन बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। कि आज आपके घर में भी बेटी है और सिर्फ कहानी होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ा किस लिए रहे हो?
सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है, समाज को जिस तरीके से संभालना है वो तो हमें अपने राजनीतिक के फॉर्म से ही संभालना पड़ेगा ना। उसको नेता जब आप बनाइएगा तभी तो आपकी आवाज, आपके समाज की आवाज, आपके परिवार की आवाज एक ऊपर तक पहुंचाएगी। तो इसलिए जो है बात हम 33% की करते हैं कि उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन बेटियों को अगर हम उस फील्ड में लाना चाहते तो वो बात नहीं हो जाती है। तो जब तराजू के दोनों पल्ले बराबर नहीं होंगे तो हम 33% पे ही रुके रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पर सवाल उठ रहा है अनीता सहगल जी, क्योंकि आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो नेता का बेटा नेता बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। आम आदमी, आम घर का कोई बच्चा ये कल्पना शायद नहीं कर पा रहा है कि मैं भी कभी पार्लियामेंट में आवाज अपनी रख पाऊंगा, मैं भी कभी सांसद विधायक बन पाऊंगा। क्या महिलाओं को ये जो 33% आरक्षण दिया जाएगा, ये महिलाएं भी उसी परिवेश से आएंगी, उसी पॉलिटिकल परिवेश से, या एक आम घर की लड़की, एक आम घर की महिला भी ये सोच सकती है, अब ये ख्वाब देख सकती है कि वो भी सांसद विधायक बन बिल्कुल सकती देख सकती है, बिल्कुल दे सकती है। क्योंकि देखिए एक होता है कि हाँ एक नॉर्मल तरीके से, लेकिन जब आरक्षण हो जाता है तो कुछ करने की हिम्मत बढ़ जाती है खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता हमारा प्रिजर्व है, इस पे हमको ही जाना है। तो इसलिए उसके लिए क्या हो जाता है ना कि एक आम इंसान, एक आम लड़की ना वो मेहनत करती है कि मेहनत करेंगे और बाकी तो मेरे लिए जगह है, हो जाएगा तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जब हमको रास्ता मिलता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी मिलती है। तो इसके लिए तो मैं तो उसमें भाई भतीजावाद का इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि जगह देखिए समाज जो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, आज एआई का भी जमाना हो गया है, तो उसमें कहीं भी अब आगे आने वाली राजनीति में ये पारिवारिक दांव पेच नहीं चलेगा। क्योंकि एकदम सिंपल, सरल और सहज तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंसी, जिसको कि पारदर्शी राजनीति कहा जाता है, आज वो हो गई है। बच्चा बच्चा जानता है कि क्या गलत है और क्या सही है, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आरक्षण हमारा बढ़ता है तो उसमें दावे के साथ कि महिलाएं खुद ब खुद आगे आने के लिए अपने को अग्रसर करेंगी और आएंगी जरूर आएंगी। यानी अनीता अग्रवाल जी अभी मुस्कुरा रही थी। अनीता अग्रवाल जी ये सोच सकती हैं कि अनीता अग्रवाल जी कल विधायक या सांसद बन सकती हैं 33% आरक्षण लागू होने के बाद? अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी भाई भतीजावाद, परिवारवाद नहीं करती है। यही मैं अदिति कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये कह सकता है कि मैं कभी प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं राज्यसभा जाऊंगा, मैं लोकसभा जाऊंगा। वो बीजेपी का कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक कह सकता है। बाकी पार्टियों में तो बड़ा असंभव चीज लगती है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे ही परिवार का कोई, उनके लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा कि उनके परिवार में आप पैदा हुई है तब आप बन पाएंगे। क्योंकि ठीक है, लेकिन बाकी पार्टियां तो आपने देखा, हमारे पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, अचानक आपके देखिए कार्यकर्ता के रूप में आए हैं सामने। यहाँ पे आप देख लीजिए पंकज जी जो आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी तो हमारे कार्यकर्ता उम्मीद रखता है। अनीता अग्रवाल जी, लेकिन विपक्ष भी तो यही सवाल उठाता है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष ही नहीं बन पाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं जो है महामंत्री भी बनी है, और हम लोगों ने संगठन में 33% बहुत पहले से देना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला भारतीय जनता पार्टी की आज तक नहीं हुई है। नहीं, ऐसा देखिए राष्ट्रीय, देखिए एक पार्टी को देखिए समझना चलाना, देखिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अभी जो है अभी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में एक समय पे देखिए महिलाओं का मनोबल, महामंत्री हमने महिला को उपाध्यक्ष बनाया, उन्होंने निर्णय लिए, और आज भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी महिलाएं हैं, राष्ट्रीय मंत्री भी महिलाएं हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रदेश महामंत्री महिलाएं, प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष महिलाएं दी गई हैं। और हमारे यहाँ महानगर में भी देखिए 3-3 उपाध्यक्ष दी गई हैं, और महिला महानगर की अध्यक्षा हमारे यहाँ बनाई गई हैं। महानगरों में अध्यक्षा महिलाएं बना दी गई हैं, कई जगह जिलों में ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई गई, और निर्णय भी लिए गए। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना सकते। हमारे भारतीय जनता पार्टी में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर भाजपा का वो कार्यकर्ता है जमीनी तौर से, वो कभी भी कहीं भी बैठाया जा सकता है, उसके लिए कोई भी अनहोनी नहीं है। बाकी पार्टियों के लिए पूछिए आप उनसे कहिए कि आप बताइए क्या करेंगे, अपने परिवार का लेंगे, क्योंकि वहां तो पति भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, चाचा भी है, पापा भी है, सब मतलब सारा एक कुंभा जितनी पार्टियां आप देख लीजिए सब में है। यहाँ तो ठीक है अपनी में, आज मैं अभी आप क्वेश्चन करेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग ये कहेंगे कि माननीय राजनाथ सिंह जी की बात आती है, नीरज सिंह आज कितना काम कर रहे हैं। आप देखिए लखनऊ के अंदर एक वार्ड, एक उसमें जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में नीरज सिंह की पहचान है।
तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं हमारे नेता का बेटा भी अगर बनता है तो वो भी पहले कार्यकर्ता होता है, फिर बाद में नेता बनता है। कार्यकर्ता गोपाल टंडन जी भी थे तो पहले कार्यकर्ता थे, ठीक है, कार्यकर्ता पहले बनता, बाद में नेता बनता। लेकिन अनीता अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनका बयान सामने आया था, कहते नजर आए थे संसद में कि भारतीय जनता पार्टी अब नारी को नारा बनाने की कवायद में कोशिश में जुटी हुई है। देखिए इस तरह के बयान जो है बड़े हास्यास्पद, उनको सोचना चाहिए कि हम लोग जो एक शक्ति की पूजा करते रहे हैं और आज महिला का अपमान करना, नारी को नारा बनाना, ये क्या मतलब। देखिए हम कहते हैं बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है, बिना राधा के कृष्ण भी नहीं है, बिना सीता के राम। तो आपके परिवार में भी, घर में भी अगर कोई एक महिला ना हो तो आपका घर अस्त व्यस्त होता है। किसी भी घर में ऐसे चले जहाँ महिला ना हो उसका घर देख लीजिए, जहाँ महिला हो वो घर देख लीजिए। जब महिलाएं इतना अच्छा मैनेजमेंट करती है, इतना अच्छा रखती हैं, बच्चे को अलग, पति को अलग, पूरे परिवार को लेकर चलती हैं, तो क्या वो समाज में नहीं चलती हैं? तो इस तरह से बोलना, मैं तो कहती हूँ वो अपने घर में अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने परिवार की भी बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है, यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी बहुत स्वागत, आपका आवाज आ रही है अब तक? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी यश भारती जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इंडिया सुपरफास्ट पर आपका। यश जी, अखिलेश यादव का ये जो बयान सामने आया था कि बीजेपी नारी को नारा बनाना चाह रही है, सबसे पहले तो इस पर अपना एक कमेंट दे दीजिए, क्या बताना चाह रहे थे अखिलेश यादव देश को? देखिए भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है प्रतीकों की आड़ में छुपना, महापुरुषों की नाम के पीछे छुपना, उनके विचारों का नाम लेकर के उनकी आड़ में छुपना। लेकिन जब आत्मसात करने की बारी आती है तो आत्मसात करने की जगह पीछे छुप जाते। आप बताइए, प्रभु राम के नाम को लेकर के क्या प्रभु राम का आचरण इनके अंदर दिखाई देता है आपको? कोई मर्यादाएं दिखाई देती हैं? इनके यहाँ खुद जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महिलाएं हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है? चाहे वो वसुंधरा राजे यश भारती जी, मैं सवाल करूंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है यश भारती जी, ये जो बयान है अखिलेश यादव का, नारी को नारा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बयान ही अपने आप में बेहद विवादास्पद है? महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल है। यश भारती जी, नारी क्या नारा लगती है अखिलेश यादव को? अपमान तो तब होता है जब नरेंद्र मोदी जी सैकड़ों बच्चियों के साथ में बलात्कार करने वाले के साथ में प्रचार करने जाते हैं, उसके लिए वोट मांगते हैं, जनता से अपील करते हैं कि उसको सदन में भेजिए। नारी का अपमान तो तब होता है। हम नारी का सम्मान चाहते हैं, जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, जो सामान्य वर्ग के, हर वर्ग की नारी का सम्मान चाहते हैं, जो आधी आबादी है। इसीलिए नारी को नारा बताते हैं, इसीलिए नारी को नारा बताते हैं यश भारती जी। आप ही बोल लीजिए। नहीं, मेरा सीधा सवाल है आपसे यश भारती जी, नारी को नारा बताने वाला ये जो बयान है इसको किस तरीके से देखा जाए? मैं जवाब आपसे लेना चाह रही हूँ जी। नहीं, अगर आपको चर्चा में शामिल करना है, हमारी बात आने देना है तो चर्चा में शामिल। यश भारती जी बात रखिए अपनी, मैं तो बस आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या नारी को नारा कह देना ये अपमान नहीं है क्या? नहीं, आप अपना जो मामला सेट करके आए हो, आपको लगता है कि एक बड़ा पैकेज मिलेगा आपके चैनल को, आप बड़ी एंकर बन जाएंगे। यश भारती जी, यश भारती जी, यश भारती जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के पैकेज की जरूरत नहीं है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के पैकेज की जरूरत नहीं है यश भारती जी। अगर आप इस तरीके से मेरी बात नहीं आने देना चाहते तो धन्यवाद। नहीं, बात कंप्लीट करिए अपनी आप, मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रही हूँ कि क्या नारी को नारा बता देना ये अपमानजनक नहीं है क्या? यश भारती जी इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं, इरिटेट क्यों हो रहे हैं? सीधा सवाल है मेरा आपसे। करेंगी आप, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है यश भारती जी। ये सवाल, सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि क्या नारी को नारा बताना ये अपमानजनक नहीं है क्या? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, जवाब देके जाइए यश भारती जी। यश भारती जी जवाब देके जाइए, वरना हमें यही लगेगा कि जवाब नहीं है समाजवादी पार्टी के पास इस बात का। मुझे मत बुलाया कीजिए, अगर आप समाजवादी पार्टी का पक्ष मुझे नहीं रखने देना चाहती है, मत बुलाया कीजिए। अगर आपको पक्ष ठीक है, बयान सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए यश भारती जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, मैं समझ गई यश भारती जी कि आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भाग गए, क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। वो बयान सुन लीजिए जो अखिलेश यादव ने संसद में दिया था।
नारी को नारा बताते हुए। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। आपसे बात करी जाए सारी और जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं ये बता दें आप। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो सुना आपने अखिलेश यादव का यह बयान, जहां वो सास बहू से जोड़ रहे हैं, सास बहू वाली आ गई हैं। देखा, ये है दोयम दर्जे की राजनीति, इसको मैं कहूंगी। मानसिकता, महिलाओं को लेके क्या मानसिकता है दलों की, ये स्पष्ट हो रहा है। अनीता सहगल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी पार्टी से नहीं आती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनीता सहगल जी, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? नारी को नाड़ा बता रहे हैं अखिलेश यादव, सास बहू वाली राजनीति में आ गई हैं, क्या मतलब है इसका? क्या मायने निकाले जाए? समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता तो डिबेट छोड़कर भाग गए। देखिए, सदन में इस समय सभी लोग उपस्थित हैं और इस समय पूरे भारत की नजरें, या कहा जाए कि पूरे विश्व की नजरें उस सदन पे हैं और सदन में हो रही उस चर्चा पे हैं और चर्चा में हो रहे उस तीनों अधिनियम की हैं जो कि संशोधित होने जा रहे हैं। और उस जो कि बात संशोधित होने के बाद एक आम जनता के लिए एक सकारात्मक रूप में कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 18 तारीख को किस तरीके की कौन सी बात किस करवट में बदलेगी, वो उसका इंतजार एक बंदा कर रहा है। एक बंदा क्या कर रहा है, देखा जाए तो हमारे भारत की हर एक महिला कर रही है। और रही बात कि महिलाओं को किस तरह से संबोधित किया जाता है, देखिए, बात करना पक्ष का और विपक्ष का अपनी तरफ होता है। सदन में आप किसी भी टॉपिक पे आप बात कीजिए, वो बात अलग होती है, लेकिन पर्सनली नेशनल टीवी पे किसी भी महिला के लिए अगर किसी तरह की कोई बात करी जाती है तो वो राजनीतिक होके नहीं रह जाती है, बल्कि वो एक आम बात हो जाती है। और जब ये आम बात हो जाती है तो ये बात सिर्फ पैसे वालों के घर से नहीं बात निकलती है, बल्कि उस गांव तक पहुंचती है जहां पे कहा जाता है कि हमारा भारत गांव में बसता है। अब आप उस गांव की महिला के लिए क्या बोलेंगे, जो कि एक सीधी सरल सहज है, वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती है, शाम को अपने परिवार के लिए चूल्हे में 2 रोटी बनाती है। अगर उसको इस तरीके की बातें अगर हम कहते हैं या करते हैं तो हमारा ये कृषि प्रधान देश, जो क्या कृषि प्रधान देश रह जाएगा, जिसमें कि 90% महिलाएं अपने हाथों से खेतों में मजदूरी करने के बाद आपकी थाली में रोटी और चावल और दाल परोसती हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत सरल है, लेकिन अगर इसकी गहराई तक जाएंगे तो देखिए, एक महिला ये का बयान दे रही है। और अदिति जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये हमारा भारत है। भारत में जहाँ पे कि नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करी जाती है, 9 देवियां नहीं है, वो भी एक महिला है। तो आपने पहले तो सब जगह यही कहा जाता है कि हर घर में औरत की पूजा करनी चाहिए, हैं, जहाँ पे पूजा नहीं होती है वहां पे दलितता आ जाती है, आपके धंधा नहीं होते, वैभव नहीं होते, सुख संपत्ति नहीं होती है। और इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह की बात करना, ये तो अशोभनीय होती है। मैं बिना किसी पक्ष या विपक्ष के, किसी दल के ना होने के लिए एक आम महिला की तरह से मैं ये बात करना चाहिए कि इस बात से एक आम महिला को दुख जरूर हुआ। दूसरे शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे की तरीके से अगर देखा जाए, समझा जाए और उसको सुलझाया जाए तो ये उत्तम नहीं बल्कि अति उत्तम होगा हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की मर्यादा है, वो अब रह नहीं गई है, ये नहीं लगता क्या? जिस तरीके की बयानबाजी सामने आई हो उसके बाद उनके पार्टी के प्रवक्ता इस पर कुछ कहने के बजाय डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। सवाल किया जाता है तो
पार्टी का हमें प्रवक्ता घोषित कर देते हैं? नहीं, ये बात तो गलत थी, जैसे कि अब आपने पूछा, क्योंकि उनकी ही बात हो रही थी और उनसे आपने जब क्वेश्चन पूछा तो आंसर तो जवाब तो देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी ना आपने क्वेश्चन अपने मन से बनाया है ना उन्होंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया है, तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिए बात मुद्दे से अलग हट गई है। मुद्दा है आज हमारा 33%। ये बताता है, दर्शाता है कि भले ही जुबानी तौर पर कहा जा रहा है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं संसद में आए, हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में आए, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में एंट्री हो महिलाओं की, लेकिन जिस तरीके के बयान है वो ये बताते हैं कि मानसिकता क्या है, महिलाओं को लेकर सोच क्या है पितृसत्तात्मक सोसाइटी की। तो अनीता अग्रवाल जी, ये इनका चाल और चित बताता है। मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन सबको मालूम है कि इन्हीं के एक मुखिया ने ये भी कहा था कि लड़कियां गलतियां हो जाती हैं। तो जब पिताजी के ऐसे बयान थे तो बेटे के ऐसे होने, अब पीछे उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, उनकी जब वो बयान दे रहे थे साथ में उनकी पत्नी भी थी। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब अपनी पत्नी को हम साथ लेके चलते हैं, सब कुछ करते हैं, और महिलाओं का इतना सम्मान जो आज सरकार देने जा रही है, उसने शुरू से जितनी भी योजनाएं हैं ज्यादातर महिलाओं के नाम पे ही दी हैं, चाहे आवासीय योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, एक समय ऐसा ये बात जरूर आती थी, हम एक गाँव में जब गए थे तो ये बात कही गई थी, एक महिला ने बोला कि हमें असली रानी मोदी जी ने बनाया है। तो हम बड़े ताज्जुब में, कैसे बनाया बताइए हमें। हम कह रही देखिए, हर माँ बाप अपनी बेटे से कहता है तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी रानी हो, तुम सबको, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी उसको नहीं देता, वो प्रॉपर्टी अपने बेटे को देता है। हर पति ये कहता है कि तुम्ही मेरी घर की मालकिन हो, तुम ही सब घरेतीन हो, तुम ही सब हो, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पे नहीं देता है। लेकिन मोदी जी ने आवास हमारे नाम पे दिए, सारी योजनाएं, उन्होंने असली रानी तो हमें मोदी जी ने बनाया है। तो मुझे वाकई में ताज्जुब लगा कि बात सही, जितना सम्मान महिलाओं का किया गया है इस सरकार में, शायद ही किसी और सरकार में किया गया, और उसके बाद आप इस तरह की बात करें, नारी नहीं नारा है, मतलब सुन के ही कितना खराब लग रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, खराब लग रहा है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी सदन के अंदर जिसको सारे लोग देख रहे हैं। घर के अंदर बात कर रहे हो तो समझ में आता है, आप सदन के अंदर बात कर रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं महिलाओं के लिए। कुछ तो शर्म आनी चाहिए कम से कम। अपना आप इतने पढ़े लिखे, सबसे बात है कि आप अनपढ़ नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, लेकिन अखिलेश यादव का और विपक्षी दलों का ये भी दावा है कि ये तो आपकी गुप्त योजना है, खुफिया योजना कोई बना रही है भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण की आड़ में, और जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, उससे बचना चाह रही है, ऐसा है क्या? देखिए एक चीज बताइए, आरक्षण का आज का मुद्दा तो है नहीं ना महिलाओं का, पहले से चला आ रहा है ना। अगर उसको हम बिल पास, आप जल्दी बिल पास कराइए, जनगणना भी हो जाएगी, लेकिन अब बिल को इतना लटका देते हैं। आज 20 सालों से लटका चला है। पहले जब आजादी के बाद हमारी 4% महिलाएं कम से कम सदन में हुआ थी, उसके बाद हमारे 2019 में 15% आ गई, अब जो है थोड़ी सी और बढ़ गई। अगर हम अब 33% देना चाह रहे हैं तो खुले आप समर्थन करिए ना, आपकी भी तो पत्नी सदन में बैठी है, ऐसा तो नहीं कि आप नहीं दे, तो आप खुल के समर्थन करिए। लेकिन आप चाहते नहीं कि दूसरी महिलाएं आए, आप अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं कि हमारी पत्नी, हमारी बहू, हमारी बेटी सब सदन में पहुंचे, लेकिन दूसरा ना कोई पहुंचे, इसीलिए आरक्षण का विरोध करते हैं और आप खुद गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप जब बिल है, आप सीधा कहिए कि महिलाओं के लिए हम लोग तैयार हैं, आप बिल पास करिए, हम आपके साथ। तो ऐसा नहीं सारी महिलाएं आपसे भी खुश होंगी, आपके भी संगठन में महिलाएं हैं, आपके भी पार्टी में महिलाएं हैं, लेकिन आप इस तरह से महिलाओं को बोलेंगे। मैं तो कहती हूँ इनको एक अनपढ़ व्यक्ति को हर व्यक्ति बोलते समझ में आता है, आप इतने पढ़े लिखे हो किस तरह से बोल रहे हैं, वो भी सदन के अंदर। वाकई बहुत शर्म की बात है। इनको कम से कम उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, जो इनके प्रवक्ता ने हाल किया यहाँ पे, कैसे बोल के गए, अरे आपसे पूछा गया, आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, आप उल्टा और क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप पहले अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न करिए, फिर उसका जवाब हम देते हैं आपको। आपने मोदी जी पे एलिगेशन लगाया, सबके हम आपको जवाब देते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने जवाब से भाग गए। ये गलत चीज है ना। आप मैदान छोड़ के क्यों भागे? इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर है, चोर ही आदमी भागता है, जो है वो सामने बहस करता है। जब जवाब नहीं होता है तो इंसान नहीं, चलिए मैदान छोड़कर भागता है, ठीक है, अलग बात है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता सहगल जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि देखिए विपक्ष ये भी मुद्दा उठा रहा है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, 33% जो महिला आरक्षण है उसमें भी ये डिसाइड होना चाहिए कि कितना % आरक्षण दलित महिलाओं को दिया जाएगा, कितना ओबीसी महिलाओं को दिया जाएगा, कितना मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है? क्या एक सेकंड पहले मैं इसका जवाब दे दूं। आप एक से पहली बात तो आपने बोला मुस्लिम महिलाओं को,
देखिए एक बताऊं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है हमारे संविधान में, कहीं नहीं है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण करें। बिल्कुल सही बात सीधे धर्म के आधार पे आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, महिलाओं में क्या, आप ये बताइए नगर पंचायतों में क्या बैकवर्ड को, अनुसूचित को महिलाओं को नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना, नगर निगम मिल रहा है, पंचायतों मिल रहा है, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि आगे नहीं मिलेगा? हाँ, उसमें सब होगा, लेकिन आप महिलाओं को केवल गुमराह करने के लिए बांटने का काम करते चले जा रहे हैं कि आप इसमें अनीता सहगल धर्म के आधार पे आरक्षण बिल्कुल गलत है, हमारे संविधान में नहीं है और ना इसको होना चाहिए। धर्म की राजनीति हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, साफ चेहरा सामने आया कि मुस्लिम का किससे बोला है कि मुस्लिम महिलाओं को, इसका मतलब धर्म की राजनीति आप करते हैं और उठाते हम पे है, गलत है बिल्कुल। कभी भी धर्म के आधार पे आपके पास सहगल जी। अदिति जी, मैं वाकई में अनीता जी ने जो भी बात बोली है वो वाकई में सही है। एक तरह से देखा जाए तो जब बात राजनीति की चलती है, जब सदन में किसी अधिनियम के पारित होने की, तो वो एक इतिहास बन जाता है। यानी कि आपके बोलने के बाद जब वो संविधान, जब वो अधिनियम पारित होता है तो वो इतिहास के पन्नों में आ जाता है और वो हमारी एजुकेशन का एक मुद्दा बन जाता है। यानी कि हम हर क्लास में उसको पढ़ते हैं और इसी तरीके से उस अधिनियम को सोच के समझ के ये अधिनियम बना हुआ है, सिर्फ उसमें आगे एक वर्ड लगा हुआ है संशोधन। संशोधन हमें करना है, तो जब संशोधन करना है तो 33 को उठा के कोई और डिजिट में चेंज कर दिया जाए ना। 33 तो संशोधन नहीं हुआ, 33 तो 2023 से आगे से चलता चला आ रहा है, सिर्फ उसी को पारित करने में ही इतनी बात नहीं बढ़नी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। 33 से 50% करना चाहिए और औरतें आगे बढ़ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की बातों में, क्योंकि कहा जाता है कि जब समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है तो उसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए और जातिवाद होने से फिर बंटवारा हो जाता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ही हम अगर बंटवार वो करेंगे, आरक्षण करेंगे, तो ये कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा और इस तरीके से बहस चलती रहेगी। और महिलाएं हैं, बिटिया है हमारी, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाओ आगे। आप 33% है उसको आगे करिए और एक कॉमन सी वे करिए। देखिए वो कहा भी जाता है कि महिला महिला होती है, महिला महिला होती है, महिला किसी जात पात से नहीं आती है, महिला किसी धर्म से नहीं आती है, महिला सिर्फ महिला होती है। और महिला खुद इस देश में एक तरीके से मान लिया जाए तो बैकवर्ड ही है, खासतौर से अगर संसद की बात की जाए। जिस तरीके से कितनी जो आंकड़े हैं 74, इस वक्त 74 महिलाएं देश की संसद में हैं। जब देश आजाद हुआ तो केवल मात्र 15 महिलाएं थी और तब से लेकर आज तक ये आंकड़ा 100 क्रॉस कर पाया है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, हालांकि इस पर इतनी राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अनीता सहगल जी, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए आज बहुत बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दिया, भले ही मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा हो, लेकिन उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि नीति निर्माता जब महिलाएं बनेंगी तो वो खुद डिसाइड कर लेंगी कि आगे क्या कुछ करना है जी, कोटे में कोटा कैसे लाना है। बिल्कुल सही बात है। तो नीति निर्माता ये बहुत बड़ा शब्द है, यानी कि उसको देखा जाए तो निर्माता यानी कि मींस कि हम डायरेक्टर हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमारा डायरेक्शन सर्वोपरि होती है और नीति, किसी भी प्रकार की नीति है, वो नीति हमारे समाज के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसको भी डिसाइड करना हम महिलाओं का ही काम है। तो इसलिए नीति निर्माता, अगर हमको ये कहा है श्री अमित शाह जी ने, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एक तरह से महिलाओं के लिए, बहुत सम्मानजनक बात है जिसमें कि महिलाएं अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकती हैं। और वाकई में ये फैक्ट है, हम महिलाओं को अगर राष्ट्र की दौड़ दे दी जाती है, अगर संसद में, जैसे कि अभी आपने बात करा कि इस समय जो है पूरी संख्या मिला के भी 100 नहीं है, संसद में जो बैठती हैं हमारी महिलाएं, उनकी भी संख्या जो है उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आज आप संसद में भी अगर संख्या बढ़ा के देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम नीति निर्माता वाला जो है काम आपको करके दिखाएंगे और अपने भारत को कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये हम महिलाओं का वाकई में एक प्रण है और ये जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए जो नीति निर्माता है, ये बन के हर एक महिला खड़ी है कि हमें कब संसद में बैठने की वो जगह दी जाए जिससे कि हम अपने मन में हो रही बातों को एक जन जन तक पहुंचाए, एक नया राष्ट्र हम कायम करके दिखा दें। बिल्कुल अनीता सहगल जी, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कुछ सामाजिक चुनौतियां आप इसमें देख रही हैं 2029 से अगर ये लागू होगा? क्या कुछ सोसाइटल पर्सपेक्टिव से अगर बात कर ली जाए? देखिए फिर वही वाली बात आ जाती है कि सामाजिक चुनौतियां, तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पारिवारिक मुद्दा
पारिवारिक मुद्दे में हमें परिवार को अपना ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा कि आज महिलाओं को अगर अपनी बेटी को हम डॉक्टर, इंजीनियर और सब जगह ले जाते हैं सिविल सर्विसेज में, तो राजनीतिक भी, पॉलिटिक्स भी हमारा वो ध्येय बनना चाहिए जहां पे आपकी हमारी बेटी जो है समाज के प्रति अपनी आवाज उठा के वहां तक पहुंचा सके। तो इसके लिए परिवार और अभिभावक को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और बेटी पढ़ाओ यानी कि उस मुकाम तक पढ़ाओ जहां तक कि बेटी अपने को नीति निर्माता के रूप में एक समाज में प्रतिपादित कर सके। और रही बात तरह तरह की बातों से होते हुए कि हम हर कौम के हैं, हर जाति के हैं, हर क्षेत्र के हैं, तो ये महिला नहीं है, महिला सिर्फ महिला है। क्यों? क्योंकि दुर्गा सिर्फ एक है, उसको सभी कोई पूजता है। तो यही बात हर एक महिला के लिए है। तो इसलिए जो आरक्षण है वो प्लस है और देना भी चाहिए, और अगर उसको बढ़ जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अनीता अग्रवाल जी, मैं अदिति जी एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए आप हाई स्कूल, इंटर देखिए, जब कंपटीशन होते हैं, जब एग्जाम होते हैं, उसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां कंपटीशन में आगे आती हैं। आप कई मैं तो कहती हूँ राजनीति में ये लोग पढ़ाई का कंपटीशन कर दे तो 100% महिलाएं आगे आएंगी, पुरुष पीछे हो जाएंगे। तो सरकार तो आप ही की है ना अनीता अग्रवाल जी? मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन में देखिए महिलाएं हर जगह आगे हैं, हर जगह। वो ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों से जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे हैं। अनीता जी एक बार मैं ये बात आप आगे रख सकती हैं। ये बात मैं अटल जी से भी एक बार बहुत पहले कह चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कहा अगर आज कंपटीशन रख दे राजनीति में तो 100% महिलाएं सबसे आगे आएंगी, पुरुष पीछे हो जाएंगे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई पीछे हो, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे भाई पीछे हो, साथ में बराबर है। 50% ये बात सही है, कह रही है, लेकिन आप 33% में इतना बवाल कर रहे हैं तो 50 क्या करेंगे? कम से इसका तो हंसी खुशी कर दीजिए, चलिए 33% दिया आपको। अरे हम लोग कम से कम ये कहें कि विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होना चाहिए। अनीता जी, कभी-कभी सही काम अनीता जी, हम आपको कहना चाहेंगे, हमेशा कहा जाता है अदिति जी कि महिला पहले होता है ना, जब आप कहीं जाइए, अरे महिलाएं पहले जाइए, आप प्रथम है, आप प्रथम है। तो जब हम प्रथम हैं तो हमें सेकंड नंबर पे क्यों रखा गया? जब प्रथम है, अरे प्रथम मत रखिए, बराबर में रखिए। पहले मान बाद में। अरे हम तो कहते हैं प्रथम भी मत रखिए, बराबर रखिए, 50% रखिए। देखिए हमारा समाज जो है पुष्पित कहा जाता है, कहने को तो लेडीज फर्स्ट बोल दिया जाता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत तराशी जाती है तो महिलाएं जो हैं वो कहीं अंतिम पायदान पर नजर आती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। इसी के साथ आज इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।